नमस्कार, मैं संजय सप्तर्षि, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव। आज हम दुर्ग विश्वविद्यालय के अंतर्गत एमए सेकेंड सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विकासशील देशों में तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण, हमें यह देखना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। राजनीतिक आधुनिकीकरण वास्तव में एक नवीन अवधारणा के रूप में इसका उदय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है। यह सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रचनात्मक परिवर्तन का द्योतक है। आधुनिकीकरण प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख प्रक्रिया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका प्रभाव प्रायः सभी क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पर पड़ता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण को जानने से पहले हमें आधुनिकीकरण को जानना आवश्यक है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज अपने परंपरागत मूल्यों और संस्थाओं को त्याग कर आगे बढ़ता है और आधुनिक युग के अनुरूप जीवन पद्धति को अपना लेता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के फलस्वरूप राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतया राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। यह एक आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्लॉड वेल्च ने इसका सामान्य अर्थ करते हुए लिखा है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। लर्नर ने अपनी पुस्तक पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में लिखा है कि आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण यानी कि आधुनिकता। आधुनिकता शब्द परंपरागत शब्द का विपरीत है। परंपरागत में जहाँ हम विश्वास और मान्यताओं, रीति रिवाजों को महत्व देते हैं, उसके अनुसार किसी समाज के मूल्यों का संचालन होता है। वही आधुनिकता का तात्पर्य ये है कि हम जो भी चीज़ करते हैं वो तर्क और विवेक पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ आधुनिकीकरण का तात्पर्य यही है कि हम राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत उन तर्कपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं जो विकसित देश करते चले आ रहे हैं। यह राजनीतिक विकास से आगे की प्रक्रिया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण, कोलमैन ने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं तथा संरचनाओं से है। इसको व्यापक प्रक्रिया मानने का कारण इसका शहरीकरण, औद्योगिकरण, लौकिकीकरण, लोकतंत्रीकरण से लेकर साधन सहभागिता तक के परिवर्तन से संबंधित है। इसका तात्पर्य यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण और लौकिकरण के साथ ही साथ लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों की सहभागिता, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता प्रदर्शित होती है। राजनीतिक दृष्टि से हम उस समाज को आधुनिक कहेंगे जिसमें व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार राजनीतिक व्यवस्था इसके विविध पक्षों से होने लगता है। क्लाउड कैल्ब के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है तथा आधुनिक समाज की स्थापना से युक्त होती है। तो क्लाउड वेल्च ने यही कहा है कि अगर हम आधुनिकीकरण को जानना चाहते हैं तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम जो हमारे पास साधन मौजूद हैं उन साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग कर आधुनिक समाज की स्थापना कर सके। कोलमैन के अनुसार नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि, जन संचार के साधनों का विस्तार आधुनिकीकरण से संबंधित है। एसपी वर्मा ने आधुनिकीकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। कहते हुए कहा कि एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है तथा उनके अनुसार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कई आयाम हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह लोगों के मूल्यों, मानदंडों,
अभिवृत्तियों, प्रत्याशाओं और आकांक्षाओं में परिवर्तन को संलिप्त करती है। अर्थात हम साइकोलॉजिकल स्टेज पे देखें तो यह लोगों के मूल्यों, विश्वासों, मानदंडों, अभिवृत्तियों और आकांक्षाओं में परिवर्तन है। ये कैसा परिवर्तन है कि लोग अपनी परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके आधुनिक समय के अनुरूप चीज़ें सोचना और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। दूसरा, बौद्धिक स्तर पर अपने पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की विपुल जानकारी बढ़ जाती है तथा शिक्षा तथा ज्ञान के माध्यम से इसके प्रसारण की अपेक्षा की जाती है। बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति अपने पर्यावरण के बारे में की जानकारी को बढ़ाता है तथा शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। सामाजिक स्तर पर इसमें यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों के स्थान पर शैक्षिक संगठनों के प्रति निष्ठा कायम की जाती है। सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों को छोड़कर स्वैच्छिक संगठनों के प्रति में अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। आर्थिक स्तर पर इसमें कृषि के बजाय विस्तृत बाजारों तथा औद्योगिकरण पर बल दिया जाता है तथा औद्योगिकरण हेतु हम विभिन्न प्रकार के मशीनों का उपयोग करते हैं। जनसंख्या के स्तर पर इसका अर्थ जीवन स्तर में सुधार और लोगों की संचालनशीलता के प्रति तथा नगरीकरण में वृद्धि से है। आइजनस्टाइट के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण वह है जिसमें राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा में विभेदीकरण तथा केंद्रित और एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास होता है। केंद्रीय राजनीतिक संगठनों के कार्यकलापों में विस्तार तथा सत्ता का समाज के सभी नागरिकों तक इसका विकास तथा परंपरागत संस्था के स्थान पर आधुनिक संस्थाओं में निष्ठा बढ़ जाती है। तो आइजनस्टाइट ने ये कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थाओं में उच्च मात्रा का विभिन्नीकरण तथा केंद्रीकृत और एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास होता है और व्यक्ति राजनीतिक संगठनों के कार्यकलापों में विस्तार देखता है तथा नागरिकों तक राजनीतिक संस्थाओं की ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच होती है। वस्तुतः सभी राजनीतिक विचारकों ने आधुनिकीकरण को परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो समाज की संपूर्णता से संबंधित है। अतः आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख है। एडवर्ड शिल्स के अनुसार समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को आधुनिकीकरण की संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा का मतलब ये है कि यह पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से एक अलग प्रक्रिया है। उनका कहना ये नहीं है कि आधुनिकीकरण पश्चिम के यूरोप देशों ने जो मॉडल अपनाया है उनको अपनाना ही आधुनिकीकरण है। वास्तव में यह समकालीन राज्य ये ऐसे राज्य हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उदित राज्य हैं वो अपने को पश्चिम से मुक्त करना चाहते हैं और इसी को उन्होंने आधुनिकीकरण किया है, परंतु यह सभी दशाओं में उचित नहीं माना है उन्होंने। कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग को प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान कर सके, किंतु उसमें इतनी शक्ति संपन्नता भी हो कि हर प्रकार की मांग का समुचित ढंग से मुकाबला कर सके तथा अनुचित मांग को दृढ़ता के साथ ठुकरा देने की क्षमता रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था कहा जाता है। कोलमैन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को एक लचीली तथा इतनी कठोर व्यवस्था माना है कि लचीली उस प्रकार की हो कि हर व्यक्ति को अपने मांगे प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान हो तथा साथ ही साथ वो इतनी शक्ति संपन्न
तथा कठोर हो कि अगर उनकी मांगें सही नहीं हैं तो उन मांगों को सरकार ठुकरा भी सकती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे बहुत सी जातियां हैं जो आज भी आरक्षण की मांग कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो, वो अपनी मांगों को सरकार तक समुचित माध्यम से पहुंचाने में सक्षम हो तथा सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सरकार उनकी मांगों को माने, क्योंकि यह एक शक्ति संपन्नता की अवधारणा है तथा अगर सरकार को ये मांग अनुचित लगती है तो वो उसको नहीं मान सकती है। अब हम बात करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता या लक्षण क्या है। हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं के संबंध में सभी विद्वान एक मत नहीं है, परंतु इनकी सामान्य सामान्य विशेषताओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, राज्य या केंद्र में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगता है, अर्थात राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ जाता है। राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ जाना आधुनिकीकरण की निशानी है। दूसरा, राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेश। यह राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जहां हम देखते हैं कि परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत राज्य की समाज में बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं थी। राज्य का स्वरूप एक पुलिसिया राज्य की तरह था। राज्य का कार्य केवल युद्ध तथा बाह्य आक्रमणों से लोगों की रक्षा करना था, परंतु राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धिपरक होनी चाहिए। जनता व सरकार का हर स्तर पर संपर्क हो तथा राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन होना चाहिए। यह तभी संभव है जब राज्य की भूमिका सकारात्मक हो तथा वह लोक कल्याण तथा जनसाधारण के उत्थान के लिए कार्य करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो अवधारणा है यह राज्य के लोक कल्याणकारी अवधारणा से जुड़ी हुई है, जिसमें राज्य व्यक्ति तक अपनी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है। तीसरा, केंद्र और परिधि की बढ़ती हुई अंतःक्रिया। आधुनिक राजनीतिक समाजों में केंद्र और परिधि की अंतःक्रिया बहुत बढ़ जाती है। यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है तथा परिसर का अर्थ समाज से है। केंद्र और राज्यों की यह संपर्कता राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह, नौकरशाही तथा निर्वाचनों के माध्यम से बढ़ती है तथा इसमें संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें राज्य और समाज के बीच अंतःक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। जिस प्रकार राज्य समाज पर समाज की कुछ जिस प्रकार समाज राज्य की ओर उन्मुख रहता है या राज्य से कोई चीज़ें जानना चाहता है, लेना चाहता है, उसी प्रकार राज्य भी समाज पर केंद्रित रहता है, निर्भर रहता है। सत्ता के पारंपरिक स्रोतों का निर्बल होना, यह इसकी एक आगे की विशेषता है। आधुनिक राजनीतिक समाजों में सत्ता के पारंपरिक स्रोतों, कबीले, राजा, धार्मिक गुरु का लोप हो जाता है। हंटिंगटन के अनुसार आधुनिक राजनीतिक समाज में धार्मिक, परंपरागत, पारिवारिक और जातीय सत्ताओं का स्थान एक लौकिकृत और राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा ले लिया जाता है। सत्ता के पारंपरिक स्रोतों के निर्बल होने और उनके स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें सत्ता के पारंपरिक स्रोतों का लोप हो जाता है तथा नए आधुनिक स्रोतों का सृजन होता है। नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना चाहिए ताकि सरकारें अपने उन कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से निपटा सके जिनको करने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर विभिन्नीकरण और विशेषीकरण का मतलब ये है कि
से संबंधित जो कार्य हैं वो उनके अलग अलग विभाग हों तथा वो विभाग स्पेशलाइज्ड हों। पुराने ज़माने में ये होता था कि एक राजा ही समुचित सरकार होती थी और उसके पास ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ होती थी, अर्थात वही इन शक्तियों का स्रोत होता था। परंतु आधुनिक समाज के अंतर्गत हम देखते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं कि सरकार के 3 अंग के रूप में कार्यपालिका एक अलग विभाग है, व्यवस्थापिका एक अलग विभाग है तथा न्यायपालिका एक अलग विभाग है जो अपने कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्वक से पूरा करते हैं। राजनीति में जनसाधारण की सहभागिता इसकी एक अन्य विशेषता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीति में जनसाधारण की सहभागिता बहुत व्यापक रूप से बढ़ती है। प्राचीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, वहाँ लोगों का राजनीति से कोई मतलब नहीं था। राजनीति वहाँ टू वे पोजीशन में नहीं थी। टू वे पोजीशन का कहने का मतलब ये है कि राजतंत्र के अंतर्गत नागरिक राजा को नहीं चुनते थे, कहीं कहीं था, लेकिन मोस्टली यही था कि राजा एक वंश धर्म परंपरा पर आधारित कोई व्यक्ति होता था। परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के एक देन है, जिसके अंतर्गत जन सहभागिता के बिना हम राज्य के प्रमुख को चुन नहीं सकते। इसलिए राजनीति में जनसाधारण की सहभागिता सुनिश्चित करना यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है इसका। नेक्स्ट है व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से अभिज्ञान। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली व्यवस्था में व्यक्तियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन आता है। इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्ति की निष्ठा छोटे तथा संकीर्ण स्थानीय स्तर की संस्थाओं में न कर राष्ट्रीय रूप धारण कर लेती है। यह आधुनिकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका कहने का मतलब यह है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक राष्ट्रीय हितों के बारे में ज्ञान रखते हैं तथा वो अपनी क्षुद्र क्षेत्रीय प्रवृत्तियों को त्याग कर राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट, व्यापक आधार वाली नौकरशाही। राज्य के कार्यों के बढ़ने के फलस्वरूप जहां हम देखते हैं कि विभिन्नीकरण और विभेदीकरण इसका एक लक्षण है। जहां विभिन्नीकरण और विभेदीकरण होगा वहां ये आवश्यक है कि राज्य के कार्य बढ़ जाएंगे। तो उन कार्यों को करने के लिए व्यापक रूप से एक व्यापक आधार वाली नौकरशाही का होना आवश्यक है। यहाँ नौकरशाही का व्यापक होने का तात्पर्य यह नहीं है कि नौकरशाही का आकार बड़ा होगा, बल्कि यहाँ कहने का मतलब यह है कि नौकरशाही में विभिन्नीकरण होगा। नौकरशाही के जो लोग होंगे वो स्पेशलाइज्ड कैडर के होंगे, वो उन विषयों के बारे में गूढ़ विषयों के बारे में जानकारी रखेंगे, वो विवेकपूर्ण होंगे तथा उनकी राजनीति के प्रति निष्ठा रहेगी। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान के रूप में जो इम्पोर्टेंट प्रतिमान है उसको हम एडवर्ड शिल्स के प्रतिमान के रूप में देखते हैं कि एडवर्ड शिल्स ने कौन कौन से प्रतिमान दिए हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम ये देख लें कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। वो ऐसे कौन से तत्व हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करते हैं, कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। पहला है राजनीतिक संरचनाएं। एक देश की राजनीतिक संरचना जितनी मजबूत होगी और वो जितनी अपने परंपरावादी सोच को त्याग कर आगे बढ़ेगी, उस देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उतनी जल्दी हो सकती है। फिर है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य यह है किसी देश की संस्कृति का वह हिस्सा जो उसकी राजनीति को प्रभावित करता हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि अगर लोग उस देश की राजनीति के बारे में ज़्यादा समझ रखते हैं, जानते हैं, तो वहाँ लोगों की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए राजनीतिक संस्कृति प्रभावित करने वाला एक तत्व है। फिर है राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व का तात्पर्य यह है कि हमारा नेता कैसा है। अगर हम इस देश का नेतृत्व करता अगर ठीक होगा तो उस देश में, ठीक होने का मतलब ये है वो वैश्विक धरातल पर
वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाला होगा, अपनी बातों को आगे बढ़ाने वाला होगा, तो उस देश में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होगी। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि भारत में जो नेतृत्व रहा है शुरुआत से, चाहे शुरुआत के दौर में पंडित नेहरू का हो या अभी मोदी काल में, हम देखते हैं कि उनका राजनीतिक नेतृत्व अन्यों की अपेक्षा ठीक रहा है। चीन में माओ से तुंग का नेतृत्व हम देखते हैं। तो ऐसे नेतृत्व के चलते राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेजी से बल मिलता है। फिर राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक आधुनिकीकरण हम ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं साम्यवादी शासन व्यवस्था के बनस्पत। फिर हम देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण को लाती हैं या राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अभिजन वर्ग, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में अभिजन वर्गों की सक्रिय भूमिका रहती है। समाज की भौतिक परिस्थितियों, परंपरागत मूल्यों तथा मान्यताओं को नए राजनीतिक परिवेश व आकांक्षाओं के संदर्भ में समाज का अभिजन वर्ग ही उन्हें राजनीतिक आधुनिकीकरण की दिशा में प्रवृत्त करता है। दूसरा है सरकार। सरकार भी आधुनिकीकरण के अभिकरण के रूप में विशेष भूमिका निभाती है। राजनीतिक व्यवस्था के सभी कार्यों की शुरुआत सरकारों के द्वारा ही होती है। आधुनिक युग में सरकारों का स्वरूप राजनीतिक आधुनिकीकरण लाने में अधिक सक्षम है, क्योंकि सरकारों के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। सरकार की इस शक्ति के कारण आधुनिकीकरण के सभी कार्य प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दल। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल ऐसे अनेक कार्य करते हैं जिससे राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था का कुशल संचालन राजनीतिक दलों की भूमिका पर ही निर्भर करता है। नियम निर्माण, प्रयोग एवं आदि निर्णय में राजनीतिक दल अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। विचारधारा, किसी भी राजनीतिक समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण कार्य करती है। विचारधारा के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को दिशा देने और प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। संचार साधन, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक विकास भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।